करते हैं अपने टास्क 2 को। आज माशाल्लाह क्लास 4 है। तो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ये आ जाएगी क्लास 4। इंक्लूड आईओस्ट्रीम आ जाएगी। उसके बाद यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी इंटीजर ऑफ मेन, और यहाँ से फिर काम स्टार्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपने टास्क की तरफ। का टास्क क्या था? सबसे पहला था कि आपने दो प्रोग्राम्स बनाने हैं। सबसे पहले इसको मैसेज भी कर दूं, चलो अभी रीड कर लिया। सबसे पहला टास्क ये था कि आपने टेक नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक इफ इट इज इवन और ऑड। तो जस्ट आपने क्या करना था, यहाँ पर एक नंबर बनाना था और सी आउट। आपको मैंने बताया था ना कि जब आप प्रोग्राम करते हैं तो आपने सबसे टॉप के ऊपर बताना होता है कि हम किस चीज़ के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी यहाँ पर चले, आपको एक और चीज़ देखने को मिल जाएगी उम्मीद है। सी इन, सी आउट स्लैश एन बैक स्लैश एम, और एंटर नंबर। और फिर यूजर जो नंबर एंटर करेगा वो आ जाएगा नाम के अंदर। और सिंपल हमें चेक करना था कि अगर वो नाम डिवाइड करने से 2 पे, अगर 2 पे डिवाइड करने से उसका रिजल्ट, सॉरी रिमाइंडर जो है वो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो यहाँ पर हम कमेंट लिख सकते हैं चेकिंग और रिमाइंडर। चेकिंग फॉर रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इट्स मीन सी आउट में हमें क्या बताना है, इवन नंबर। और एल्स में हमने दोबारा चेक नहीं करना होता। एल्स के अंदर सिंपल हम सी आउट करवाते हैं और लिखते हैं कि ऑड नंबर। सिंपल सा ये काम करना था। और इसमें एक चीज और है, अल्लाह करे वो भी एरर आ जाए। ये देखिए यहाँ पर इवन और ऑड, और मैंने जो लिखा है इवन और ऑड, इसमें और इसमें क्या फर्क है? कोई नजर आ रहा है फर्क इन दोनों में? फर्क इवन और ऑड में जो मैंने लिखा है और जो डिस्प्ले हुआ है, इन दोनों में कोई फर्क नजर आ रहा है आप दोनों को? पहले आप देख लें फर्क। स्लैश नहीं है आउटपुट में, एग्जैक्टली exactly। तो स्लैश कब आती है आउटपुट में? एस्केप सीक्वेंस ये कहता है कि जब आपने स्लैश प्रिंट करवानी हो स्क्रीन के ऊपर, तो स्लैश प्रिंट करवाने के लिए आपको डबल स्लैश यूज करने पड़ते हैं, लाइक दिस। अभी आप देखिएगा क्या होता है। इवन और ऑड स्लैश आ गई आउटपुट में। और ये क्यों कमेंट में चला गया? और अगर मैं यहाँ पर 3 टाइम्स स्लैश देता हूँ तो फिर क्या होता है, ये भी चेक कर लेते हैं। तो वो देखिए एक ही स्लैश प्रिंट हो रही है। मैं 4 टाइम्स देता हूँ तो फिर इसको आउटपुट दिखाते हैं। तो देखिए डबल टाइम्स, यानी कि 2 बार स्लैशेस का मतलब है कि एक स्लैश प्रिंट होगी। अदरवाइज सिंगल स्लैश को ना वो ये समझते शायद इसके बाद आप कोई एस्केप सीक्वेंस लिखने वाले हैं, तो इसलिए वो पहले स्लैश को ना काउंट ही नहीं करता।
तो अगर आपने एक लिखा होगा तो वो इसको एस्केप सीक्वेंस का स्लैश समझ के इसको काउंट ही नहीं करेगा। तो डबल स्लैश लिखेंगे तो आपके पास इस तरीके से आएगा। अब हम इसको डिस्प्ले करवाते हैं और देखते हैं जी हमारे पास अगर नंबर में देता हूँ टू, तो टू एक इवन नंबर है। और इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए हम जैसे हमेशा बात करते हैं इसको इस तरीके से लिखेंगे। और इसमें थोड़ी सी ना चेंजेस अभी और हम लेकर आएंगे। इंटर नंबर टू, टू इज इवन, यहाँ पर लिखते हैं सेवन, तो सेवन ऑड नंबर होता है। ठीक है। अभी यहाँ पर हम ये करते हैं कि इवन नंबर क्या, इवन जो यूजर ने दिया है, तो यूजर ने जो नंबर दिया है ना साथ में उसको भी डिस्प्ले करवाते हैं। न्यू लाइन की जरूरत है नहीं, लेकिन चलिए डाल लेते हैं एंड लाइन करके। और यहाँ पर हम लिखते हैं जो नंबर यूजर ने दिया है ना इज इवन, इज इवन। और इसी तरीके से यहाँ पर भी एंड लाइन का इस्तेमाल करते हैं। और जो नंबर यूजर ने दिया है वही नंबर इज ऑड। बस ये काम करते हैं। अभी इसमें कुछ चेंजेस लेकर आनी है जो आपको समझानी है। देखिए नंबर लिखा मैंने सेवन, तो लिखा है सेवन इज ऑड। अगर मैं लिखता नाइन तो नाइन इज ऑड, टेन लिखता तो टेन इज इवन। बट अभी मैं ये चाहता हूँ कि जो नंबर यूजर दे और वो जब यहाँ पर दिखाई दे तो उसके साथ इन्वर्टेड कॉमास लगे हों, वो नंबर इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया हो। तो मैं यहाँ पर इस नंबर को दिखाने से पहले सिंगल स्लैश लगाऊंगा, और इस नंबर को दिखाने के बाद यहाँ पर सिंगल स्लैश लगाऊंगा, और इन दोनों के बाद डालूंगा इन्वर्टेड कॉमर्स। इस तरीके से ये ऐसे। अभी ये जो है ना ये सिर्फ यहाँ पर समझाता हूँ कि एस्केप सीक्वेंस कहता है कि अगर आपने स्क्रीन के ऊपर इन्वर्टेड कॉमर्स दिखाने हैं ना इस तरीके से, तो आपको उससे पहले बैक स्लैश लगानी पड़ेगी। तो मैंने जो नंबर लिखा ना यहाँ पर टू है, सेवन है, नाइन है, जो इवन होगा या ऑड होगा, तो मैं चाह रहा था कि उसको इन्वर्टेड कॉमास में दिखाऊं। तो मुझे इस नंबर के पीछे भी इन्वर्टेड कॉमा लिखने पड़े इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, और आगे भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इन्वर्टेड कॉमास लिखने पड़े। बट अगर मैं इसको सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास लिख दूंगा ना लाइक दिस, एक मिनट, ऐसे, ऐसे, तो ये एक एरर है। नहीं यकीन आता तो हम इसको चेक कर लेते रन करके। वो देखें डबल लाइंस उसने ऐसी दिखा दी, डबल लाइंस भी ऐसी दिखा दी, बीच में उसने नम कर दिया। तो ये आउटपुट नहीं आई सही तरीके से। बट अगर मैं इस इन्वर्टेड कॉमा को दिखाना चाहता था जो कि ये वाला है, तो मुझे इससे पहले लगानी थी बैक स्लैश, और इसी तरीके से यहां पर मुझे लगानी थी बैक स्लैश। अब रन करके देखते हैं। लिखते हैं जी टू, तो देखें टू को उसने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाला, यानी कि टू से पहले भी एक इन्वर्टेड कॉमा लगाया एंड टू के बाद भी एक इन्वर्टेड कॉमा लगाया, और आगे लिखा इज इवन। क्लियर है ये पॉइंट। और इसी चीज को हम आगे यहाँ पर लेकर चलेंगे, बट यहाँ पर हम डबल की बजाय सिंगल कॉमा लगा लेते हैं ताकि वो भी कवर हो जाएगा टॉपिक में। ये देखिए मैंने सिंगल लगा दिया, और यही काम जो है मुझे इसके बाद भी करना है, तो मैं यही काम इसके यहाँ पर भी लिखूंगा। और ऑड नंबर आप जब इनपुट करेंगे, मुझे आप साथ साथ बता दिया करेंगे समझ आ गई यस नो में। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा सेवन, तो सेवन एक ऑड नंबर है, और ऑड के लिए मैंने सिंगल कोटेशन मार्क लगाया। तो देखिए सेवन इज ऑड, एक सिंगल उस कॉमा के अंदर नजर आ रहा है आपको। ठीक है। तो इस तरीके से आप कोटेशन मार्क दिखा सकते हैं। बाकी इसमें एक था कि अगर आपने स्लैश ए का इस्तेमाल किया ना, तो वो बेल प्रोड्यूस करेगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। आवाज आई है आप लोगों को मेरे सिस्टम की? अगर आई है तो बताएं जरा। अच्छा मैंने जितनी मर्जी इस्तेमाल किया, लेकिन उसने वो डिले लेकर, मतलब वो सबको प्ले कर रहा था, तो उसने बारी बारी सबको ही चला दिया, लेकिन आवाज एक ही आई है।
जब में भी कोई डिले अगर हम डालें ना, तो उसमें शायद आ जाए। चलो इसको भी हम किसी जगह पर इस्तेमाल करेंगे, जैसे यूजर इनपुट देता है ना गलत। नहीं आई, अच्छा चले, मुझे आई है आवाज। और आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, आपके भी सिस्टम में से आवाज आएगी। ठीक है, आप लोग जो ऑनलाइन कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं ना, वो उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो मेरे साथ शेयर किया करें। प्रॉब्लम्स को समझना और उनके सॉल्यूशन निकालना भी एक प्रोग्रामिंग का पार्ट है। और ये पता होना चाहिए आपको। समटाइम्स ना टीचर, आप देखिएगा कि टीचर्स आपको समझाते वक्त ना जानबूझ के गलती करते हैं। जैसे भी मैंने यहाँ पर स्लैश एन एक लगाया ना, तो फिर मैंने आपसे कहा कि क्या इशू आ रहा है जरा देखें, तो आपने फौरन जज कर लिया। तो हमेशा प्रॉब्लम से इंसान सीखता है। तो एरर्स आएंगे, उनका सोल्यूशन पता लगेगा, तो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल बढ़ेगी। ठीक है, तो आपने कंपाइलर्स को यूज करते हुए जो भी प्रॉब्लम्स आने हैं, आप कुछ टाइम तक मुझसे पूछे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उनके आपने सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करने हैं। बहरहाल, मूव करते हैं आगे की तरफ। अब मैंने यहीं पर ना आपको टास्क में एक और चीज शेयर की थी कि टेक नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक इफ इट इज जीरो और इवन और ऑड। तो अगर कुछ मैथमेटिक रूल्स ये कहते हैं कि नंबर जो है ना वो जीरो, वो होता है ना जो वो, तो जीरो ना इवन होता है ना ऑड होता है, बट हमारे केस में जीरो को इवन कहा जा रहा है। तो उस केस में अगर ये कहा जाए कि अगर यूजर ने जो नंबर दिया वो हुआ जीरो, ठीक है, ये डेट चेक होगा। तो फिर आपने सिंपल सा सी आउट करना है कि नंबर इज जीरो। मैं इसको यहीं से कॉपी कर ले, तो बजाय इसके कि पूरा का पूरा लिखना पड़े मुझे, गिवन नंबर इज जीरो। और फिर आगे जो इफ लगा हुआ है इसको हम लगा देते हैं एल्स के साथ कंबाइन करके, क्योंकि इफ के बाद जो लगता है वो एल्स इफ लगता है। तो जीरो अब डालूंगा तो वो कहेगा जीरो इज जीरो, न्यूट्रल नंबर है। अच्छा, कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि इस इफ को ना यहाँ पे नहीं लगाते हैं। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि इस इफ को इस एल्स के बाद लगाते हैं, और इस एल्स वाले इफ को पहले लगाया होता है। अब देखिए इसका नुकसान क्या होता है। लॉजिक तो ठीक है, लॉजिकल बात समझ आ रही है। लॉजिकल बात ये है कि अगर तो नंबर को टू पे डिवाइड करेंगे और वो जीरो रिजल्ट देता है, तो वो इवन है। ठीक है, लॉजिकल बात समझ आ रही है। और अगर वो नंबर जीरो है, तो इट्स मीन वो जीरो है, वरना वो ऑड है। तो लॉजिकल ये बात समझ आ रही है। लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा जब इस इफ को चलाएगा ना, अभी उसको नहीं पता कि जीरो जो है वो हमने न्यूट्रल काउंट करना है, उसको इवन ऑड में नहीं लेकर जाना। तो वो सबसे पहले ना इसको यहीं पे चेक कर लेगा, तो इस इफ के अंदर आएगा ही नहीं। तो इस वजह से इस केस में जो आपकी आउटपुट है ना, देखिए मैं जीरो लिख रहा हूँ लेकिन वो जीरो को इवन कह रहा है, जबकि हमने तो कंपाइलर को कहा है कि अगर नंबर जीरो होगा तो जीरो देना है आपने। नोट कीजिएगा इस पॉइंट को। इसको कहते हैं लॉजिकल एरर या लॉजिकल बग। ठीक है, और एक होता है सिंटैक्स एरर या सिंटैक्स बग। ये नोट कीजिएगा अपने पास। लॉजिकल एरर्स वो होते हैं कि हमने अपने कोड के अंदर कोई ऐसी चीज ऊपर नीचे लिख दी होती है जिसकी वजह से हमारी आउटपुट डिजायर्ड नहीं आ रही होती। हमारा कंपाइलर रन कर, अब देखें जैसे एल्स में ना, एल्स में क्या होता है कि हमने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाना होता। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगाता हूँ ना, तो इसका मतलब ये होता है कि अब ये पार्ट इंडिपेंडेंट हो गया। अब ये आप बाजुकात क्या करते हैं, इफ यहाँ पर लगाया ना, इफ इस इफ के साथ आप यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं, तो इट्स मीन कि ये इफ यहाँ से चला और यहाँ पर एंड कर गया। ये इफ के बाद इंडिपेंडेंट पार्ट है। पहले क्या था कि इफ ट्रू होगी तो ये चलेगा। ठीक है, अब देखें, लेट सपोज मैंने यहाँ पर ये सेमीकोलन लगा दिया। अब ये एल्स तब चलना चाहिए था जब नंबर ऑड आएगा, यानी कि 7 9 11 आएगा, तो ये आउटपुट आनी चाहिए थी। बट इस सेमीकोलन की वजह से देखिएगा क्या होता है। मैंने लिखा नंबर 2। अब देखें आपके मुताबिक आउटपुट क्या आनी चाहिए थी, नंबर इज इवन। इसको एंटर दबाया, तो देखें टू इज इवन भी आ रहा है, टू इज ऑड भी आ रहा है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है
कि जब आपने 2 एंटर किया तो ये इफ और एल्स में उसने देखा कि नंबर को 2 पे डिवाइड करने से 0 आ गया, उसने कहा नंबर इज इवन। जब उसने इस इफ को चलाया ना, तो इस इफ के बाद ये एल्स इफ इसके साथ जुड़ा हुआ था, ये भी खत्म हो गया, क्योंकि एक ही चीज चलती है, अगर इफ चल जाए तो बाकी नहीं चलती। ये एल्स इफ उसने खत्म कर दिया, और साथ में ये एल्स जुड़ा हुआ था यहां तक, इसने इसको भी खत्म कर दिया। और उसके बाद ये लाइन जो थी ये इंडिपेंडेंट थी, तो इंडिपेंडेंट लाइन ने तो हर हाल में चलना है, नंबर इवन हो या ऑड हो, तो उसने हर हाल में चलना है। ठीक है। तो इसलिए आप समटाइम्स इस तरह की सिली मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास लॉजिकल एरर आता है। आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट ठीक होता है, लेकिन आपकी जो आउटपुट होती है वो ठीक नहीं आ रही होती, तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो ऐसे केस में आपने इस इफ को पहले रखना है, क्योंकि 0 पहले चेक होगा, और पहले चेक होने के बाद दूसरे नंबर पे आपने चेक करना है वो इवन है तो इवन शो करवा दे। अदरवाइज अब 0 भी नहीं है, इवन भी नहीं है, तो फिर जो भी केस बचे उसमें ऑड ही होगा। क्लियर हो गया? ये पॉइंट बहुत ही डीप हमने इसको समझ लिया। अभी चलते हैं, मूव मूव होते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो थोड़ा सा है समझने वाला। तो टेक टू नंबर्स फ्रॉम यूजर्स एंड टेक 1 2 3 4 एज इनपुट, इंटर वन फॉर एडिशन। ठीक है, हम इस टास्क की तरफ चलते हैं और इसको थोड़ा सा हम अ, अच्छा। ये क्या हो रहा है, इसको कमेंट क्यों नहीं कर रहा? अच्छा, हम इस सारे कोड को ना यहीं पर कमेंट करते हैं, ताकि ये भी इस क्लास के अंदर मौजूद रहे। और हम मेन का जो फंक्शन है ना, इसको दोबारा से यहाँ पे इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं, और यहाँ पर मेन को यूं स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कोई इशू तो नहीं होगा ना आप लोगों को? अब हम देखते हैं कि हमने टास्क क्या परफॉर्म करना था। बच्चों जब देखें आपके पास पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, टेक टू नंबर्स फ्रॉम यूजर्स एंड टेक दिस, और फिर उसके बाद ये वो, तो आपने क्या करना है, आपने 3 चीजें सबसे पहले देखनी है, कि इनपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या करनी है, और उसके बाद आपने आउटपुट क्या दिखाना है। ठीक है, इनपुट में आप क्या चेक कर रहे होंगे कि वेरिएबल्स कौन कौन से बनाने पड़ेंगे, और उसमें यूजर से क्या वैल्यूज लेनी पड़ेगी। ठीक है, वेरिएबल्स, और उसके अंदर वैल्यूज टू बी आस्क फ्रॉम यूजर। प्रोसेसिंग के अंदर आपने देखना होगा कि कोई फार्मूला है, या फिर कोई डिसीजन है, या फिर कोई रिपीटिशन है, क्या करने का कहा जा रहा है। और फिर आउटपुट में आपने जो भी रिजल्ट्स होंगे वो आपने शो कराने हैं, यानी कि वेरिएबल्स। इस केस में आप ये देखें कि आपके पास इनपुट क्या बन रही है। इनपुट आपके पास ये बन रही है कि आपने यूजर से 2 नंबर लेने हैं, यानी कि num1 और num2। ये 2 वेरिएबल्स आपने यूजर से एज एन इनपुट लेने हैं। और तीसरी चीज आपने यूजर से लेनी है चॉइस, जो कि आप पूरा CHOICE भी लिख सकते हैं और CH भी लिख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ये हो गए 3 चीजें इनपुट। अब इन 3 चीजों को आपने प्रोसेस कैसे करना है, प्रोसेस आपने ऐसे करना है कि चॉइस अगर 1 हुई तो आपने num1 को प्लस करना है num2 के साथ। ठीक है। और अगर चॉइस 2 हुई तो फिर आपने क्या करना है, num1 को मल्टीप्लाई करना है num2 के साथ। हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है, कि 1 पे एडिशन थी, 2 पे मल्टीप्लीकेशन थी, वो जो भी आपके पास पेपर में इन केस कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपने उसी तरीके से। और अगर 3 है तो 3 के केस पे आपने num1 माइनस num2, यानी कि इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस फाइंड करना है। और यही चीज चलेगी 4 के लिए, 5 के लिए, 6, जितने भी आपके पास ऑप्शंस होंगे। और आउटपुट फिर आपने क्या दिखाना है, आउटपुट में आपने दिखाना है रिजल्ट्स, कि num1 और num2 अगर आपस में ऐड हुए हैं तो क्या रिजल्ट आया है, अगर दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं तो क्या रिजल्ट आया है, और अगर दोनों के अंदर से डिफरेंस फाइंड किया गया तो क्या रिजल्ट आया। अब चलते हैं अपनी एक्चुअल प्रोग्रामिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमने इनपुट के लिए कौन कौन से वेरिएबल्स बनाए थे। तो आंखें बंद करके
हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्योंकि नंबर्स में हम खेल रहे हैं ना, तो नंबर यूजर की तरफ से डेसिमल भी हो सकते हैं, उनके रिजल्ट्स डेसिमल में भी आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, num1 और num2 को फ्लोट में बना देंगे। क्योंकि ये हो सकता है यूजर कोई पॉइंट्स में आंसर देखना चाह रहा हो, या हो सकता है हमने डिवीजन इस्तेमाल करनी है तो डेसिमल में कोई आंसर आ रहा हो। तो हम आंखें बंद करके num1 num2 को फ्लोट में डाल देंगे। और एक क्वेश्चन था आप लोगों का कि हम फ्लोट और डबल का कब इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों, ये डिपेंड करता है कि आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपके पास, ये देखिए यहाँ पर डबल आ रहा होगा। देखिए फ्लोट की जो स्टोरेज है ना, वो 4 है, 4 बाइट्स। आपको पता हो कि आपके डाटा ने बहुत ज़्यादा स्पेस लेनी है, तो फिर बहुत बड़ा नंबर है, तो फिर आप डबल का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज आप फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है आपके लेवल के ऊपर। क्वेश्चन अगर कहा जाए तो आप डबल का इस्तेमाल करें, और देखिए अगर उससे भी बड़ा कोई करेक्टर है तो फिर आप उसमें लॉन्ग डबल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, वो 12 बाइट्स का होता है, वो बहुत ही बड़ी रेंज बन जाती है। इवन कि हम इसको यहाँ पर सॉल्व भी नहीं कर सकते कि ये कितनी बड़ी रेंज है। तो हमारे लिए सिंपल फ्लोट भी काफी होता है इस लेवल के ऊपर, सेकंड ईयर के लेवल पे। अदरवाइज हम जब सिस्टम वो करते हैं ना, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं सॉफ्टवेयर, तो फिर हम डबल का भी बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल हमने फ्लोट बना लिया, चॉइस क्योंकि 1 2 3 4 है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीजर में लेंगे, CHOIC चॉइस को, ताकि ये एक होल नंबर ही रहे। अब हमने यूजर से 2 नंबर लेने हैं। वो हमें 1 हो तब भी चाहिए, वो 2 हो तब भी चाहिए, वो 3 हो तब भी चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमने बगैर किसी इफ कंडीशन के अंदर हमने ओपनली सी आउट करना है, और 2 नंबर यूजर से लेने हैं, इंटर। और इससे पहले फिर मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो उससे रेलेवेंट आप कोई भी हेडिंग टॉप पे दे दे, तो वो एक आपके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए एक ग्रेस मार्क्स के तौर पे काम करेगा कैलकुलेटर। ये चीज़ वैसे ही टीचर को शो करवाती है कि इस बच्चे को प्रोग्रामिंग आती है। तो मैं थोड़ा लीनियर होके चेक करूँ, इंटर फर्स्ट नंबर। और अपने प्रोग्राम को बड़ा बनाने के लिए पेपर में आपने अलग अलग ही नंबर्स लेने हैं। इन केस अगर कहा जाए कि दोनों के दोनों नंबर्स एक लाइन में लें, तो फिर अच्छी बात है, आप एक लाइन में ही लें। और वैसे कोई बग नहीं है, ये आप दोनों नंबर्स अलग अलग भी ले सकते हैं। ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। फिर सी आउट, इंटर सेकेंड नंबर, और यहाँ पर आप लेंगे CN num2, इस तरीके से। और फिर अब आपने सी आउट करना है, और यहाँ पर आपने यूजर को बताना है। क्या बताना है आपने, 1 डॉट एडिशन /n, 2 डॉट डिफरेंस। डिफरेंस का वर्ड मैं इसलिए इस्तेमाल करूँ जरा, ये थोड़ा सा बेहतर लगता है, क्योंकि जब आपने सब्ट्रैक्ट करना हो ना दोनों को, तो फिर ये थोड़ा सा बेहतर लगता है, डिफरेंस। और फिर आप लिखते 3 डॉट मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट लिखते। और 4 डॉट, इसमें आप लिखते डिवीजन। ये सब अब जब लिखेंगे ना, तो अब यूजर को ये स्क्रीन पे दिख तो जाएगा ठीक तरीके से। जैसे मैंने अभी इसको रन किया, और मैं एक नंबर 12 देता हूँ, दूसरा भी 12 देता हूँ, तो ये 1 2 3 4 दिख तो गया। लेकिन अब यूजर को इतना कोई खास पता नहीं लग रहा, तो हम इसको थोड़ा सा बेहतर बनाएंगे। बेहतर हम इस तरीके से बनाएंगे कि हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहले बेशक इसमें लिख लें यहाँ एक लाइन अलग से ना ऊपर, सी आउट बनाकर ना लिख लें। यहाँ पर एक तो सबसे पहले लाइन छोड़े, ताकि इंटर सेकंड नंबर के बाद एक लाइन का गैप आए। और फिर लिखा है कि व्हाट डू यू वांट टू परफॉर्म ऑन दीज नंबर्स। ठीक है, और फिर यहाँ पर न्यू लाइन बना। अब 1 2 3 4 5 6 ये आपने बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे किया हुआ था, सी आउट। और फिर अब यहाँ पर बता दे उसको, एंटर 1, यहाँ पर इधर लिख दे। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको आज ही एक चीज और भी समझा देता हूँ, फिलहाल तो भी हम इसको ऐसे ही करते हैं जैसे आपने लिखा, चूज 1 to 4। ठीक है, लेट्स सपोज आपने कुछ ऐसे किया था, और यहाँ पर आपने /n का इस्तेमाल किया हुआ है।
लेट्स सपोज। और ये आप कर देंगे सी इन, और सी इन करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा चॉइस के अंदर। अब आपने स्विच का इस्तेमाल किया था, आप स्विच करने में इसको ठीक किया हुआ था आपने, मेरा ख्याल है दोनों ने ही स्विच से किया हुआ था, और दोनों का ही ठीक था। मैं इफ के साथ करने लगा हूं कि अगर चॉइस जो है वो 1 होगी, तो जो है जी क्या परफॉर्म होगा, एल्स 2 होगा चॉइस, सॉरी एल्स के साथ फिर इफ लगेगी। चॉइस जो है वो अगर 2 हुई तो क्या होगा, एल्स इफ जो चॉइस है वो 3 होगी तो क्या होगा। और इसको मैं सेट कर देता हूँ जैसे आप करते होते। 3 होगा तो, और एल्स इफ चॉइस इक्वल इक्वल टू 4। और इसके बाद आपने एक डिफॉल्ट का केस डाला हुआ था, जो कि इफ एल्स के अंदर सिंपल एल्स का केस होता है, और जिसके अंदर आप बताते होते हैं कि सी आउट यू हैव एंटर्ड इनवैलिड इनपुट, कि आपने 1 2 3 4 करना था तो आपने गलत इनपुट दे दिया। अब आते हैं यहाँ पर, बस इसको मजीद सेट कर लेता हूँ कि अब अगर 1 होगा तो क्या करना है, 2 होगा तो क्या करना है। अच्छा बच्चों, आपने क्या किया, गलत नहीं था आप लोगों का प्रोग्राम भी। आपने लिखा सम इज इक्वल्स टू, जैसे num 1 प्लस num 2। जैसे मैं भी एक आप में से खोल भी लेता हूँ। अ, अच्छा, इसमें डायरेक्ट भी किया हुआ था सवेरा ने, जो मुझे बाद में भेजा ना, इसके अंदर ये डायरेक्ट नहीं हुआ, लेकिन ये देखिए अब क्या किया आपने इसमें। जबरदस्त, ये काम ठीक किया हुआ सवेरा ने, कि यहाँ पर लिखा चूज एन ऑपरेशन, फिर उसके बाद लिखा ये सब कुछ, और उसके बाद इंटर योर चॉइस, एग्जैक्टली जबरदस्त। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, रिजल्ट इज इक्वल टू num 1 प्लस num 2। ठीक है, रिजल्ट इज इक्वल टू दिस एंड दिस, ये ठीक किया काम, रिजल्ट। अब देखें क्या हुआ, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर बनाते वेरिएबल्स, समझ लें इस चीज को भी, और कहते हैं कि अगर सम हुआ तो हम लिखेंगे सम, और अगर प्रोडक्ट हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट, अगर सब्ट्रैक्शन हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्शन, और अगर डिवीजन हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे डिवीजन, और इन चारों वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सम इज इक्वल टू num 1 प्लस num 2, और अगर यूजर ने 2 एंटर किया जिसमें डिफरेंस है तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन इज इक्वल्स टू num 1 माइनस num 2। और अगर मल्टीप्लिकेशन हुआ 3 के केस में, प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, प्रोडक्ट हुआ तो पी आर ओ डी इज इक्वल्स टू num 1 स्टेरिक num 2। और फोर्थ केस में क्या था जी, ये डिवीजन था, पी आर ओ डी सब हो गया, डीवीडी हो गया। ठीक है जी, डीवीडी इज इक्वल्स टू, और num 1 डिवाइडेड बाय num 2। अब इसको हम रन करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या होता है, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके साथ, क्योंकि दोनों, इस केस में भी आपका जो आउटपुट है वो ठीक ही आएगा, क्योंकि आपने वेरिएबल्स बेशक अलग अलग इस्तेमाल किए हैं, लेकिन आउटपुट ठीक आएगी। सी आउट प्रोडक्ट, और यहाँ पर 10 मिनट्स रह गए बच्चों, आप लोग साथ साथ में अपने क्वेश्चंस करते रहे। सी आउट, और ये डिवीजन, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर सेमी कॉलन मिस कर दिया। हमारे इस प्रोग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैंने ये 2 नंबर दिए हैं और मैं लिखता हूँ यहाँ पर मैंने एडिशन करना है, तो ये देखें 2 और 4 को 6 करके ले आया। मजीद हम बेहतर बना सकते हैं कि यहाँ पर आउटपुट कैसे दिखानी है, लेकिन समझाने वाली चीज ये है कि अब देखें, जैसे सवेरा का मैंने भी प्रोग्राम ओपन किया ना, तो सवेरा ने इन सब की बजाय सिर्फ एक वेरिएबल का यूज किया, और वो वेरिएबल है रिजल्ट का। देखिए कुछ भी हो, एक ही फंक्शन परफॉर्म हो रहा है ना, यूजर से चॉइस जो ले रहे हैं। तो जब एक फंक्शन परफॉर्म होना है तो इन सब वेरिएबल्स की जरूरत नहीं है,
सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे रिजल्ट। सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे रिजल्ट, और मैंने ऊपर रिजल्ट ही बनाया है, तो भूल भी जाता होता है कि क्या बनाया है। ठीक है, रिजल्ट ही बनाया है। और इसी रिजल्ट को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, और यहाँ पर भी डिवीजन में भी कॉपी करते हैं, और इसको यहाँ से खत्म। अच्छा, आपने खास ख्याल रखना है इंडेंटेशन का, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और बार बार बच्चों को ये बात समझाई जाती है कि आपने इंडेंटेशन का ख्याल रखना है। इंडेंटेशन होता है कि मेन के बाद आपने जो काम स्टार्ट किया इस ब्रैकेट से आगे, इसके बाद नीचे इफ आ गई, तो इफ में की बॉडी जो है वो इससे आगे होनी चाहिए। बस ये इंडेंटेशन का आपने ख्याल रखना है। तो अब क्या होगा कि ये रिजल्ट आ जाएगा, और इस रिजल्ट के अंदर आप इसको एंड पे जाकर बेशक यहाँ पर सी आउट कर दें, या फिर जो काम सवेरा ने किया हुआ था कि हर एक के अंदर उसके बारे में थोड़ा सा टेक्स्ट भी लिखा हुआ था कि अगर सम है तो सम ऑफ दिस प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू दिस। और ये दिखा देता हूँ, मैं सामने डिस्प्ले कर लेता हूँ। तो सी आउट द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज दिस। अब तीसरा प्रोसेस इसका ये भी हो सकता था कि यहाँ पर ना सवेरा अगर ये यहाँ पर करने की बजाय ये काम उठाती और यहाँ पर रिजल्ट की जगह पर लिख लेती, तो हमें इस वेरिएबल को भी बनाने की जरूरत ना पड़ती। ये एक एडिशनल चीज है। बहरहाल ये बहुत ही परफेक्ट किस्म का कोड था, और मुझे उम्मीद है कि ये रन करने पर कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई होगी। वेल अलाइन था, इंडेंटेशन का ख्याल रखा हुआ था, स्पेसेस दी हुई थी, और खूबसूरती के साथ इसको। अब पेपर में अगर आपने इसको इस तरीके से, मैं तो ये इस टाइम पेपर ही देख रहा हूँ एक किस्म का, मुझे ये लग रहा है कि अगर किसी बच्चे ने इस तरीके से पेपर किया हो तो मैं उसको फुल मार्क्स दूं। अगर उसकी थोड़ी बहुत गलती हो तो उसके बावजूद मैं उसको फुल मार्क्स दूं। तो दिल जब टीचर का खुश होता है ना आपके किसी क्वेश्चन के टाइम पे, तो आपके फुल मार्क्स ही बनते हैं उसके ऊपर। बहरहाल अभी आपको जो चीज समझानी है ना, यहाँ तक उम्मीद है समझ आ गया होगा। अभी हमारे पास तकरीबन पौने 7 मिनट है, मुझे जल्दी से मैसेज करके बता दें कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर कर दे, मीन्स नो प्रॉब्लम, बस यस सर लिख दे। ठीक हो गया, ठीक हो गया, जबरदस्त। अभी जो चीज समझानी है ना वो ये समझिएगा कि देखें, इंटर फर्स्ट नंबर लिखा है ना, अब मैं यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ। जितनी देर तक मैं नंबर नहीं लिख कर एंटर प्रेस करता, ये इस नंबर को इनपुट लेता रहेगा, वेट करेगा मेरे इंटर के प्रेस होने का। ठीक है, आप देख रहे हैं मैं जब तक नंबर लिखना चाह रहा हूँ लिख रहा हूँ, और मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्योंकि ये एक मेन्यू है, ठीक है, और मेन्यूज में यूजर जो है वो, जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं ना, तो एक टच करते हैं तो वो मेन्यू क्लिक हो जाता है। ठीक है, जैसे आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना, तो स्क्रीन के नीचे बॉटम के ऊपर आपको ये आइकन नजर आ रहे होंगे, व्हाट्सएप का, ये फोल्डर का, गूगल क्रोम, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, और ये मोबाइल वगैरह का। इसमें से मैं किसी एक के ऊपर भी, मेन्यू के ऊपर जस्ट क्लिक करूंगा ना, तो ये ओपन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि हम मेन्यू के अंदर जाएं और जैसे भी यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा, लिखने का मैं कह रहा है, और हम ये लिखें और लिखने के बाद हम इसको एंटर प्रेस करें। ठीक है, तो मेन्यूज ऐसे नहीं होते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा काम ये करना पड़ेगा कि जो ये चॉइस है ना, ये चॉइस एक ऐसा वेरिएबल है जो यूजर को एंटर नहीं करना चाहिए। तो हम इसके लिए एक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और वो फंक्शन है गेट सी एच। एक होता है गेट सी एच और एक होता है गेट सी एच ई। ठीक है, ये दोनों क्या काम करते हैं सबसे पहले आप ये समझ लें। बेटा, गेट सी एच इस्तेमाल होता है गेट करेक्टर के तौर पे, और इसके ही अगेंस्ट एक फंक्शन इस्तेमाल होता है पुट सी एच, पुट करेक्टर के उस पे। तो आप जल्दी से एक टास्क नोट कर लें, आप इंटरनेट का हेल्प ले सकते हैं। आज का एक ही टास्क है, और ये बच्चे बनता है टास्क नंबर 3 था, और ये बनेगा टास्क नंबर 4। टास्क नंबर 4 आपका ये है कि आपने आस्क यूजर टू एंटर पासवर्ड। यूजर क्या करेगा, पासवर्ड एंटर करेगा। बट क्या होता है कि पासवर्ड 1 2 3 4 ऐसे प्रिंट हो रहा होता है। जैसे लेट सपोज ये मैं यहाँ पर कहता हूँ जी एंटर पासवर्ड, यहाँ पर तो मैं यूजर को कहता हूँ जी एंटर पासवर्ड। एंटर फर्स्ट नंबर की जगह लिखा होगा एंटर पासवर्ड, तो देखिए 1 2 3 4 ये सारा ऐसे ही दिख रहा है ना। बट आपने गेट और पुट का ऐसे इस्तेमाल करना है
कि जब वन एंटर किया जा रहा हो तो यूजर लिखे वन और डिस्प्ले हो स्टार, यूजर लिखे टू डिस्प्ले हो स्टार, यूजर लिखे थ्री डिस्प्ले हो स्टार, यूजर लिखे फोर डिस्प्ले हो स्टार। मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को कि आपने करना क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें अपने यूजर से कहना है कि एंटर योर पासवर्ड, और जब वो वन प्रेस करे तो वन ना दिखे, स्टैरिक दिखे। ठीक है, कोई भी आप सोशल वेबसाइट खोलते हैं उसमें पासवर्ड जब डालते हैं तो वहां पर पासवर्ड नहीं नजर आता बल्कि स्टैरिक नजर आता है। इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट शायद नहीं यूज होगी। बहरहाल आप इसमें इंटरनेट की हेल्प लीजिएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा, ठीक है। एक्सप्लोरेशन से आपने फाइंड करना है कि कैसे आप गेटर पुट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर इस तरफ कि ये गेट सी एच क्या चीज़ है। देखिए बेटा, गेट का मतलब होता है लेना, और सी एच यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है करेक्टर के तौर पर। तो करेक्टर कहते हैं किसी एक डिजिट को, जैसे ये जो वन है ना, ये एक करेक्टर है। अब मैंने अगर साथ इसके टू ऐड कर दिया ना, तो ये वन और टू 12 एक नंबर बन गया। बट अगर मैं लिखूं 1, 2, तो वन एक करेक्टर है, टू एक करेक्टर है, नंबर भी है, लेकिन मैं करेक्टर की बात अगर करूं तो किसी सिंगल डिजिट को, सिंगल स्पेस को, सिंगल की को, किसी भी चीज को आप कहते हैं करेक्टर। और गेट का मतलब होता है उसको गेट करना। तो यहां पर जब मैंने लिखा ना गेट करेक्टर, तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही आप सिंगल की प्रेस करोगे ना अपने कीबोर्ड से, तो ये उसको गेट कर लेगा। ठीक है, आसान से इसका मतलब है, और इसी के नाम में इसका मतलब है। लेकिन जब मैं इसको रन करता हूं तो मुझे ये एरर देता है कि गेट सी एच वॉज नॉट फाउंड या नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो इट्स मीन कि इसका ताल्लुक किसी लाइब्रेरी के साथ है, और अगर आपको याद हो या मैंने बताया हो अगर, तो ये इसका ताल्लुक होता है कोनियो लाइब्रेरी के साथ। कोनियो मीन्स CON फॉर कंसोल, एंड आई फॉर इनपुट, एंड O फॉर आउटपुट। तो कंसोल इनपुट आउटपुट के साथ इसका ताल्लुक होता है। अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो बेटा कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने जो भी नंबर देना है मैं दूंगा, एंटर करूंगा। नेक्स्ट भी कोई भी नंबर दूंगा, एंटर करूंगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि मैं एंटर नहीं प्रेस करूंगा, मैं जस्ट की प्रेस करूंगा और मुझे बता देगा कि एरर यू हैव एंटर्ड इनवैलिड इनपुट। और मैंने क्योंकि 5 एंटर किया तो मेरे पास उसकी वो नहीं आई, और 5 उसने डिस्प्ले भी नहीं किया। और यहाँ पर जीरो क्यों आ रहा है? अच्छा, रिजल्ट जीरो आ रहा है। और यहाँ पर हम रिजल्ट को भी एंड एंड कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, हाँ, और ये एक इशू भी है कि अगर आपके पास इनवैलिड इनपुट आता है तो उसको आउटपुट नहीं दिखानी चाहिए, जो कि ये जीरो दिखा रहा है। तो ठीक है, सवेरा ने जो काम किया हुआ था वो परफेक्ट था कि इफ के अंदर ही करना चाहिए था, लाइक दिस। तो अगर आपके पास इनवैलिड आउटपुट आती है तो फिर आपके पास ये वाला आउटपुट भी नहीं आता, रिजल्ट वाला। ठीक है, तो ये गेट करेक्टर इस तरीके से काम करता है। अब नेक्स्ट आपने गेट करेक्टर के साथ क्या करना है, ये मैंने आपको टास्क दे दिया। बट यहाँ पर एक चीज आपने और समझनी है आज की टॉपिक में, कि जब आपने यहाँ पर यूजर से कहा कि जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है वो एंटर करें, तो यूजर ने वन प्रेस किया तो उसने एडिशन कर दी। अच्छा, कुछ और प्रेस हो गया आई थिंक। ओके, मैं वन भी प्रेस कर रहा हूँ तो वो कह रहा है इनवैलिड। क्यों? क्योंकि ये आपके पास चेक कर रहा है वन को, और यहाँ पर वन है नंबर। जब आप करेक्टर की बात करते हैं तो करेक्टर हमेशा आपके पास सिंगल कोटेशन मार्क में होता है। तो चार चॉइस इज इक्वल्स टू दिस, ये काम आपको करना पड़ेगा। हम कल इसको दोबारा यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आपके टास्क को साथ डिफाइन करेंगे। इन केस अगर आपकी क्लास में भी कोई चीज़ मिस हो जाती है, क्लास एंड हो जाती है, जो कि 3-4 दिनों से हमेशा हो रहा है कि एंडिंग पे आके हमारी वो बात स्किप हो जाती है, तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। तो अब मैं अगर ये दो नंबर देता हूँ और साथ ही वन प्रेस करता हूँ तो मुझे वो बताएगा कि 24 यानी